Hi, the greatness of humanity is not in being human, but in being humane. Today is 8th of February 2021. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं आई एम एंड आई विल। ये थीम है वर्ल्ड कैंसर डे 2021 का। एंडे जैसी नए सीईओ हैं अमेजोन के। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 है आत्मनिर्भरता। दलाई लामा जी की बुक है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। चेन्नई में ये ओपन हो रहा है सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का है आदि महोत्सव। आज के सवाल है विच स्टेट्स इलेक्शन कमिश्नर SEC, जैसे CEC होता है वैसे स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने लॉन्च किया ई वॉच। एक मोबाइल एप्लीकेशन है एंड अ कॉल सेंटर है टू हेल्प कर्ब मल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द ग्राम पंचायत इलेक्शंस। सेकेंड क्वेश्चन है मिनिमम ईयर्स ऑफ एज फॉर कैंडिडेट फॉर ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट क्या है? हु वॉज द ऑथर ऑफ ए होल इंस्क्रिप्शन? अंडर विच गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD स्टार्ट हुआ था 1848 में। फोबोस और डीमोस नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, किस प्लैनेट के हैं? ये एक कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ हमें फाइंड करना है अगर पावर दिया है -5D डायोप्टर। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकेबुलरी है टर्न आउट। टर्न आउट मतलब द नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग और टेकिंग पार्ट इन एन इवेंट। जैसे इलेक्शंस है, वोटर टर्न आउट, कितने लोग आके वहां पे पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में। फिलिप, फिलिप का मतलब होता है समथिंग विच एक्ट्स एज अ स्टिमुलस और बूस्ट टू एन एक्टिविटी। फिलिप। प्रोट्रैक्टेड मतलब लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड और यूजुअल। टाइम इतना ही था बट इससे ज्यादा लास्ट लॉन्ग कर रहा है वो, दैट इज कॉल्ड प्रोट्रैक्टेड। ऑब्फ्यूस्केटेड का मतलब होता है मेक ऑब्सक्योर बनाना, अनक्लियर है, फजी है, अनइंटेलिजिबल है। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मतलब फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस और काम। So these are words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं ग्लेशियल बर्स्ट इन उत्तराखंड। सेकेंड इज टाइम टू एस्टैब्लिश इमोशनल रिजाइलियंस। दिस इज सेफ्टी फर्स्ट, साइबर बुलिंग, स्टेइंग वॉचफुल, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी RBI, क्लोज्ड ओपन, दिस इज अबाउट ग्रैंड स्लैम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, लीड आर्टिकल, कैपिटल और रेवेन्यू में डिफरेंस देखेंगे। ऑल इंडिया एंड इंडिया EU ट्रेड पैक्ट है। कॉस्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन क्या होता है? दिस इज मेंटल हेल्थ। एंड आज का हिंदी आर्टिकल है भारत शासन अधिनियम 1935। देन दिस इज CSAT एंड सर्टेन क्वेश्चंस। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 मिनट। ये रेफरेंस मटेरियल है द हिंदू और ये इंडियन एक्सप्रेस है, दोनों दिल्ली एडिशन है। फर्स्ट, कल ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। 7 ग्लेशियल बर्स्ट इन उत्तराखंड। 125 अभी भी मिसिंग है। हाइडल प्रोजेक्ट जो अंडर कंस्ट्रक्शन था ऋषि गंगा और धौली गंगा रिवर में, वो स्वेप्ट अवे। ये यहाँ पे हुआ है, ये उत्तराखंड है। दिस इज जोशीमठ, विष्णुप्रयाग, ये अलकनंदा रिवर है, ये धौली गंगा रिवर है, ऋषि गंगा, चमोली। ये पूरा जितना जोन है उत्तराखंड का ये अफेक्टेड एरिया है बिकॉज ऑफ दिस ग्लेशियल बर्स्ट। अभी फिलहाल इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है। इज इट बिकॉज ऑफ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट? इज इट बिकॉज ऑफ एवलांच? और इज इट बिकॉज ऑफ कल्मिनेशन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, या फिर ऑल ऑफ द अबव? ग्लेशियल बर्स्ट हुआ, नंदा देवी ट्रिगर्ड किया एक एवलांच। ये एक थ्योरी है कि ये ग्लेशियल बर्स्ट हुआ नंदा देवी में और उसने ट्रिगर किया एक एवलांच और उसके कारण फ्लैश फ्लड आया। फ्लैश फ्लड मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्लैश फ्लड, ऋषि गंगा और धौली गंगा में। और इसके कारण जो नीचे डाउन स्ट्रीम के एरिया थे वो ऐसे यहाँ पे फ्लडेड हो गए। अब सी, ये कैसे होता है? जैसे ये ग्लेशियर है, यहाँ पे काविंग होती है। कल ही हमने पढ़ा था ग्लेशियर के बारे में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक आर्टिकल आया था कल, रोल ऑफ मेल्ट, कि जो ग्लेशियर्स है ना ये मेल्ट हो रहे हैं और काफ़ी स्पीड से हो रहे हैं, तो इससे अचानक से वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। कल हमने इसे पेपर में देखा था एंड देन आफ्टरनून में ये इंसिडेंट हुआ। सी, तो ये ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? स्नो ऐसे गिर रही है, आइस है,
ये बहुत कंडेंस हो जाता है। अगर कंटिन्यूअसली फ्रोजन रहता है तो ये एक्सट्रीमली कंडेंस्ड फॉर्म में हो जाते हैं एंड दीज आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ये ग्लेशियर्स क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। मेल्ट हो रहे हैं तो टूट रहे हैं तो ज़्यादा पानी आएगा रिवर में। तो ये जो प्रोसेस है ना, नेचुरल जो पेस है उससे चलती रहती है। तभी जो हिमालयन रिवर है इसमें साल भर पानी बना रहता है, बट इसका स्पीड बढ़ गया है, ज़्यादा स्पीड से ये मेल्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और इसी का एक नतीजा ये है कि जैसे ये ग्लेशियल का ब्लॉक काविंग से अचानक गिरा, दिस इज ग्लेशियल लेक, और इसके कारण ये पानी यहाँ से एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये जो होती है ना, ये ग्लेशियल दिस टोपोग्राफी है, लैंडफॉर्म्स है। जैसे अगर मिट्टी गिर रही है तो दैट इज लैंडस्लाइड। अगर बर्फ ऐसे है, आइस है, ग्लेशियर्स हैं, वो ऐसे गिर रहे हैं तो इसको बोलते हैं एवालांच। गिर रहे हैं मतलब ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी से डाउनवर्ड्स ऐसे मूवमेंट होगा। सो इफ इट इज अ मूवमेंट ऑफ दिस आइस ब्लॉक देन दिस इज एवालांच, लैंडस्लाइड। और ये इस टाइप की लेक फॉर्मेशन होता है दिस हिमालयन रीजन में। दीज आर कॉल्ड ग्लेशियल लेक, ग्लेशियल टोपोग्राफी। इसकी वॉल ब्रीच होती है, लेक ओवरफ्लो होता है और फिर फ्लड टाइप ऑफ सिचुएशन आती है। अब सी, ये तो हुआ इसका बेसिक ज्योग्राफी। इसको और फर्दर में पढ़ना है तो गो थ्रू दिस चैप्टर। चैप्टर नंबर 7 है 11th का ज्योग्राफी फंडामेंटल्स, क्लास 11th की ज्योग्राफी फंडामेंटल्स। वहाँ हमने उस वीडियो में ये बहुत अच्छे से पढ़ा है, माउंटेन, वाटरफॉल, ग्लेशियर, वॉल्केनो, ये लेक वगैरह क्या होता है, प्लेटो, कैनियन, ये सब क्या है, लैंडफॉर्म्स है, डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। दिस इज अ जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट कैसे इन लैंडफॉर्म्स को देखते हैं। फिर ये हैं, दीज आर लाइक अगेन लैंडफॉर्म, कि ड्यून क्या होता है, फॉरेस्ट, वुड, ये क्या है, वोकैबुलरी है ज्योग्राफी की जो आना चाहिए। दिस इज लेक, वाटरफॉल, स्ट्रीम। एक बार आप इस चैप्टर को देखिएगा, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 है लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। इसमें हमने ये पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा था, लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं, जियोलॉजी कैसे इम्पैक्ट होती है, एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या हैं। इसी में आगे एक पोर्शन है, दिस इज ग्लेशियल लैंडफॉर्म का। दिस इज ग्लेशियर्स। एनसीईआरटी बहुत कंसाइज वे में और बहुत आसान भाषा में, अगर आप इसको क्विकली गो थ्रू भी करोगे, रीड करोगे, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। सो ग्लेशियर्स क्या होते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म क्या होता है, दिस इज हॉर्न, रिजेस। फिर ये एक डायग्राम देखा था हमने, आउटवॉश प्लेन क्या है, टर्मिनल मोराइन क्या है, ग्लेशियल वैली क्या है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, मोराइन, और ये ऐसे लेक्स फॉर्मेशन होता है। ईस्कर्स हैं, ड्रमलिन्स हैं, आगे फिर ड्रमलिन्स बनते हैं। सो गो थ्रू दिस चैप्टर वंस। और इसके बाद आपको आज का सवाल है, ग्लेशियल लैंडफॉर्म पे एक नोट प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर अ नोट ऑन ग्लेशियल लैंडफॉर्म। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स क्या है, एनसीईआरटी रेफर करिए, बहुत अच्छा कंटेंट है यहाँ पे, रिवीजन भी हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। नाउ, अब बिकॉज ये डिजास्टर हुआ, डिजास्टर में हमारे टॉपिक में दिया हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में ये इस स्केल का जो नेचर्स फ्यूरी है, हमारी आईटीबीपी, पुलिस फोर्स और कॉलम ऑफ आर्मी, ये क्विकली डिप्लॉय हुए और काफ़ी सारी लाइव्स हम रेस्क्यू करने में सक्सेसफुल हुए हैं, ऑल्दो द मिशन इज नॉट ओवर येट। नाउ, तो डिजास्टर में हम क्या देखते हैं, डिजास्टर में 3 फेसेस होते हैं प्रिपरेशन में। एक तो अर्ली स्टेज होता है, मतलब प्री डिजास्टर, डिजास्टर होने से पहले ही आपने क्या क्या तैयारियां किया। दूसरा होता है ड्यूरिंग डिजास्टर, एंड जो थर्ड होता है देन आफ्टर मैथ होता है, कि इसमें वापस नॉर्मलसी, रिहैबिलिटेशन वगैरह कैसे करें। और जो सॉल्यूशंस होते हैं वो भी होते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के लिए हमें देखना पड़ेगा एनवायरमेंटल जो डैमेज हो रहा है, बिकॉज एंटायर हिमालय इज यंग फोल्ड माउंटेन सिस्टम, दिस इज वेरी फ्रेजाइल। तो यहाँ हम डेवलपमेंट को कैसे पेश करें दिस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए। कल जो हमने एक सवाल देखा था उसमें भी यही था कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट। सो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट बोलते हैं नंदा देवी ग्लेशियल मेल्ट जो हुआ वो बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है। तो ग्लोबल वार्मिंग से डील करना है। अब ग्लोबल वार्मिंग आते ही पेरिस क्लाइमेट यू शुड नो, ग्लेशियर रिट्रीट हो रहा है, पर्मा फ्रॉस्ट थॉ, प्रोजेक्ट टू डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ माउंटेन स्लोप। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी एक बैलेंस बना होता है, बिकॉज ऑफ द वेट चेंज होता है, बिकॉज ग्लेशियर्स आर ह्यूज, बहुत वेट है। तो ग्लेशियर्स का भी अगर मूवमेंट होता है तो ये स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है स्लोप्स का, और इसके कारण ऐसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट के इंसिडेंसेस बढ़ते जा रहे हैं।
सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, दिस इज, आज हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है, आने वाले पूरे वीक में इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स आने वाले हैं. ग्रेजुअली वी आर गोइंग टू डेवलप अवर अंडरस्टैंडिंग, बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर द बेसिक्स. बेसिक्स क्या है? पहला सवाल, प्रिपेयर अ नोट ऑन ग्लेशियल लैंडफॉर्म. एनसीईआरटी एक बार चैप्टर फिर से देखिए, प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स हैं. ग्लेशियल लैंडफॉर्म. ओके. अब सेकंड है टाइम टू एस्टैब्लिश इमोशनल रिजाइलियंस. सो ये फ्रंट पेज था. अभी यहाँ पे कुछ डिस्टर्बिंग ऐसे फोटोग्राफ्स भी हैं. फॉर टाइम बीइंग वी नीड टू नो अबाउट द बेसिक्स ग्लेशियल लैंडफॉर्म. आईटीबीपी ने काफ़ी अच्छा काम किया है. एक्सपर्ट पॉइंट टू क्लाइमेट चेंज. दिस इज बंगाल कैंपेन. टर्न आउट ऑफ विमेन. इंटरनेट सर्विस बैक है सिंगू बॉर्डर में, विच इज अगेन अ गुड थिंग. नाउ टुडे इज मंडे को आता है एजुकेशन प्लस. बात है रिजाइलियंस का. इमोशनल क्वोशेंट एंड आईक्यू. आईक्यू होना ज़रूरी है, उसके साथ ही साथ ईक्यू होना भी बहुत ज़रूरी है, इमोशनल स्टेबिलिटी. अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ यूनेस्को, इंडिया में 28.6 करोड़ चिल्ड्रन है फ्रॉम प्री प्राइमरी टू सेकेंडरी स्कूल्स, और वो अफेक्ट हुए बाय पैंडेमिक लॉकडाउन. इतने चिल्ड्रन अफेक्टेड हुए. मेंटल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज हैं. क्यों है? बिकॉज ह्यूमन नेचर होती है ना, वी आर अ सोशल इन नेचर, सोशल ह्यूमन बीइंग है हम, सोशल हमारा नेचर है. तो अगर आइसोलेशन में रहना पड़ता है हमें, लॉकडाउन एंड ऑल, तो बिकॉज ऑफ दैट मेंटल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. सोशो इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं, बिकॉज जॉब लॉसेस भी हुए ब्रॉट अबाउट बाय द पैंडेमिक. इससे इनसिक्योरिटी आती है, एंजाइटी आती है, स्ट्रेस आता है. इन सब चीज़ों को टोटलिटी में डिस्कस करना चाहिए. सोशल इमोशनल लर्निंग, दिस इज द कॉन्सेप्ट, सोशल इमोशनल लर्निंग. ये सिलेबस में भी इंक्लूड होना चाहिए. जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इस पे एम्फेसाइज करने का कहा है कि इमोशनल लर्निंग पे एम्फेसाइज करें. पैंडेमिक लेड डिसरप्शन कुड बी द अपॉर्चुनिटी. इंटीग्रेट करें SEL, इमोशनल लर्निंग प्रोग्राम, इनटू मेन स्ट्रीम. ऐसा इसको टैबू नहीं बनाना चाहिए कि इफ somebody is feeling low, somebody is feeling depressed, so this is not a subject of mockery, this is not a taboo, it is a perfectly normal thing. ह्यूमन बीइंग है, ऐसा होता है. वी नीड टू एड्रेस देम. ये बात कहा है यहाँ पे मेन स्ट्रीम एजुकेशन में. SEL प्रोसेस है थ्रू विच चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशन. हम एथिक्स में भी पढ़ते हैं, उधर भी इमोशनल क्वोशेंट लिखा हुआ है. अपने इमोशंस को समझें, उसको अंडरस्टैंड करें, उसको हैंडल करें, साथ ही साथ सामने वाले की स्थिति भी समझने की कोशिश करें. अचीव करें पॉजिटिव गोल्स. फील एंड शो एम्पैथी. एम्पैथी का मतलब क्या होता है? हम सामने वाले की स्थिति भी समझ पा रहे हैं. एम्पैथी फॉर द सेल्फ एंड अदर्स. एस्टैब्लिश करें, मेंटेन करें पॉजिटिव रिलेशनशिप. नेगेटिव एनर्जी क्या करती है? ड्रेन करती है. सो स्टे अवे आउट ऑफ इट, स्टे आउट ऑफ इट. पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड मेक रेस्पॉन्सिबल डिसीजन. रेस्पॉन्सिबिलिटी होना भी ज़रूरी है. तो दिस इज नीड ऑफ द आवर कि हम IQ एक्सेलेंट है, हम EQ के कॉन्टेक्स्ट में भी वर्क करें. एम्पैथी एंड कंपैशन, बिकॉज यू नो सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं इनके पास बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर होती है, बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो इनके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स होंगे सोसाइटी में. सो दैट इज़ वाई जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको ब्रेन के साथ साथ एक अच्छा हार्ट होना भी ज़रूरी है. सो दैट इज़ वाई IQ इज़ इम्पॉर्टेंट. EQ इज़ ऑल्सो वेरी मच ऑफ इम्पॉर्टेंस. IQ एंड EQ. माइंडफुलनेस एक नया टॉपिक है, नया वर्ड अभी यूज हो रहा है. माइंडफुलनेस इज इम्पॉर्टेंट. लिव इन पीस विद देमसेल्व्स, अदरवाइज खुद से ही लड़ाई करते रहते हैं. लिव इन पीस विद देमसेल्व्स बाय टैकलिंग स्ट्रेस. स्ट्रेस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, स्ट्रेस होना ही है लाइफ में. यू नीड टू लर्न टू टेकल द स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन विद ईच अदर बाय अंडरस्टैंडिंग द अदर बेटर एंड विद नेचर. एंड हार्मनी में भी होना जरूरी है, हार्मनी इन नेचर. सो दिस इज द टाइम टू एस्टैब्लिश इमोशनल रिजाइलेंस. हम हॉलिस्टिक वे में ये जो लर्निंग है, एजुकेशन है, इसको करें, कंप्लीट डेवलपमेंट करें. देन सेकेंड इज अबाउट सेफ्टी फर्स्ट. ये दूसरा आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी फर्स्ट. सी, डिजिटल फुटप्रिंट्स बढ़ रहा है, नया नया जनरेशन है, वो भी डिजिटल वर्ल्ड में एक्सपोजर हो रहा है उनका. देर इज सो मच ऑफ लर्निंग, बट डिजिटल वर्ल्ड डबल एज्ड स्वॉर्ड है. कई बार यहाँ पे साइबर बुलिंग, क्राइम्स, ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती है. द पॉइंट इज, अगर हमें जनरेशन को सेफगार्ड करना है इन सब चीज़ों से, तो जनरेशन मतलब जो न्यू जनरेशन है या फिर ओल्डर भी है या हु सो एवर इज न्यू टू दिस इंटरनेट वर्ल्ड, उनको एक सर्टेन
गाइडलाइंस बताना ज़रूरी है, एजुकेशन लर्निंग होना ज़रूरी है, बेसिक एटिकेट्स ऑफ नेट। एट द सेम टाइम लॉज जो होते हैं वो भी रॉबस्ट होने चाहिए, ईजी होने चाहिए और जो विक्टिम फ्रेंडली होना चाहिए। सो विद पीपल डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेट मोर देन एवर, सेफ इंटरनेट डे मनाना ज़रूरी है। February 9 को होता है, इसकी प्रैक्टिसेस, इसको कल हम और डिस्कस करेंगे। सेफ इंटरनेट डे। सो अभी जैसे कुछ ट्रेंड है, एप्लीकेशंस होते हैं। एप्लीकेशंस ना मोर और लेस सारे एप्लीकेशंस इट्स अबाउट टूल फॉर स्टीलिंग योर इन्फॉर्मेशन। बिकॉज जो काम ऐप करता है ना वही काम वेबसाइट भी कर सकती है, बट ऐप से ये एडिशनल डेटा यूजर का कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मेलवेयर आता है, स्पाईवेयर आता है, ब्लोटवेयर आता है। ऑनलाइन ग्रूमिंग इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑनलाइन ग्रूमिंग, बेसिक एटिकेट्स, क्या करना है कैसे नहीं करना है, कंडीशनिंग होना जरूरी है। और ये साइबर बुलिंग से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। साइबर बुलिंग से यू शुड कॉल फॉर हेल्प, नेवर गेट विक्टिमाइज्ड। साइबर बुलिंग, पीयर प्रेशर होता है, ऑनलाइन सोशल अब्यूज होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, फैटल ऑनलाइन चैलेंजेस भी हैं, जैसे ब्लू वेल चैलेंजेस लास्ट टाइम पे आया था, ये काफ़ी बड़ा नाइटमेयर बन गया था, विच क्लेम्ड ओवर दिस। तो द पॉइंट इज, वर्ड ऐसा है ऐसा ही रहेगा, बट वी नीड दिस ऑनलाइन ग्रूमिंग, एंड जो लॉज है उसको भी स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है। और कई बार फ्री के नाम पे ट्रिक होता है। हम इंडियंस का मेंटालिटी होता है, देयर इज़ फ्री तो हम इजीली अपना सारा डेटा दे देते हैं, कार्ड्स एंड ऑल सब। नो, फ्री के नाम पे भी कई बार ट्रिक होता है। तो दिस इज सेफ्टी फर्स्ट। सेफ इंटरनेट डे है February 9 पे, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। एम्पावर करें, अच्छी लाइन है ऐसे के लिए, एम्पावर करें यंग पीपल को, मेक द इंटरनेट सेफर एंड बेटर प्लेस। लीडर्स, मेंटोर, एजुकेशनिस्ट, पेरेंट्स, गार्डियंस, सबको इंटरवीन करने की ज़रूरत है और इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। इक्विप करें यंगस्टर्स को नेसेसरी स्किल्स से और कॉम्पिटेंसी डेवलप करें। एनकरेज करें चिल्ड्रन को कि चेक करें रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑनलाइन वेबसाइट्स। कई बार आप ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो और फिर वो फेक डुप्लीकेट होता है या प्रोडक्ट ही डिलीवर नहीं होता है। चेक रिलायबिलिटी। सोशल मीडिया जो आपके अकाउंट्स हैं प्राइवेट हैं, यू आर नॉट सपोज टू पोस्ट ऑल ऑफ द थिंग एवरीथिंग इनटू सोशल मीडिया। अवॉइड एडिंग अनसेवरी पीपल टू देयर फ्रेंड लिस्ट कैन मेक अ डिफरेंस। और आप किसी को जानते भी नहीं हो डिजिटल एज में पर्सनली, सो अननेसेसरी ऐड करना भी इट्स नॉट अ राइट थिंग। स्टूडेंट्स शुड नो इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइवेसी एंड दैट it is not okay to share their pictures with strangers or be harassed, bullied or humiliated online, and never suffer in silence. अगर कोई mistake भी होता है, immediately contact these people, elders, police, everybody is there to help you out. Do not suffer in silence. The need of the hour is to inculcate good online habits among the youth and develop their digital intelligence. तो नया वर्ड कौन सा सीखा? IQ, एंड साथ ही साथ दिस डिजिटल इंटेलिजेंस एंड सोशो इमोशनल स्किल्स। सो अगेन दिस इज वेरी गुड पॉइंट, सम गुड पॉइंट्स, इसको आप ऐसे आंसर में यूज कर सकते हो। देन जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट दिस एडिटोरियल, स्टेइंग वॉचफुल। आरबीआई है हमारा, स्टेइंग वॉचफुल। अभी आगे 1935 एक्ट भी देखते हैं। तो आरबीआई का बहुत ब्रॉड मैंडेट है। एक मैंडेट है आरबीआई का, मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, स्टेबिलिटी है उसको भी बनाए रखना। मैक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमी पता है, मैक्रो इकोनॉमी पता है, क्लास 12th की दोनों बुक आप पढ़ लो, इट्स वेरी गुड, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ग्रोथ, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी, कंजम्पशन, ये क्या है? मैक्रो इकोनॉमी है। मॉनेटरी पॉलिसी लेड डाउन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी। तो अभी जो एमपीसी की रिपोर्ट आया उसमें ये लिखा कि जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है वो अनचेंज्ड है। आरबीआई कंटिन्यू करेगा अकोमोडेटिव स्टांस, इजी मनी पॉलिसी। व्हाई? बिकॉज अभी इकोनॉमी टर्मोइल है। तो ये आरबीआई का मैंडेट होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होती है, मनी सप्लाई इंटरेस्ट रेट को वो देखती है। एमपीसी एक्सपांशनरी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, डोविश हो सकती है, हॉकिश हो सकती है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं जैसे बैंक रेट पॉलिसी, रिजर्व सिस्टम, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। मोरल परजुएशन भी करता है आरबीआई, मोरल परजुएशन। ये मैनेज करता है क्वांटिटी ऑफ मनी, कितना रखना है मार्केट में ताकि लिक्विडिटी बनी रहे, एटसेट्रा। सो दिस इज द मैंडेट ऑफ आरबीआई। आरबीआई का जो ये मीटिंग है एमपीसी, ये 4 बार मिलती है और इसके जो मिनट्स हैं मीटिंग के वो भी पब्लिश होते हैं। 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई, 3 गवर्नमेंट नॉमिनी। आरबीआई का चीफ इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन पर्सन होता है। आरबीआई चीफ का नाम बताइए।
डिसीजन वोटिंग के थ्रू होता है और टारगेटेड इन्फ्लेशन होना चाहिए 4 ± 2। नाउ दिस इज द पॉइंट। एक तरफ तो लिक्विडिटी बढ़ाना है इकोनॉमी को हेल्प करने के लिए, दूसरी तरफ अगर लिक्विडिटी ज़्यादा बढ़ा देंगे तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो इसीलिए ये एक बड़ा डिफिकल्ट रोल हो जाता है आरबीआई का इन ड्यूटीज़ को डिलीवर करना। अब एक और प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे एफआरबीएम देखा तो सरकार बहुत ज़्यादा लोन ले रही है, उधार ले रही है। अब आरबीआई को गवर्नमेंट डेट मैनेजर भी बना दिया जाता है, तो आरबीआई का मैंडेट और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आरबीआई को इंश्योर करना है फ्लड ऑफ डेट, उधार, नॉट ओनली फाइंड टेकर्स एट अ प्राइस दैट डज नॉट पुश अप बोरोविंग कॉस्ट। बहुत ज़्यादा उधार ले रहे हैं, उधार की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, इसको चेक करना है। और ट्राइंग एंड प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम क्राउडिंग आउट डिमांड फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, मतलब गवर्नमेंट ही सब जगह हो जाएगी तो प्राइवेट सेक्टर फिर कॉर्नर हो जाएगा, क्राउडिंग आउट हो जाएगा। ये नहीं करना है, बिकॉज गवर्नमेंट को बस एक ट्रिगर देना चाहिए ताकि इंजन रोल होने लग जाए, गाड़ी चलने लग जाए, फिर प्राइवेट सेक्टर उसको प्रोपेल करे आगे। ज़्यादा अगर गवर्नमेंट आ जाएगी तो फिर क्राउडिंग आउट होती है प्राइवेट सेक्टर की, तो वो भी सही नहीं है। तो ये है स्टेइंग वॉचफुल। नाउ ये भी एक रिपीटिशन है, इसको पहले भी हमने देखा था, इस प्रश्न को एक बार फिर से तैयार करिए। प्रिपेयर अ नोट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो आरबीआई का है, एमपीसी। आप ये नोट्स भी देखना अपने, इसमें कौन से मेंबर्स होते हैं, क्या डिसीजन होता है, कितने बार आरबीआई मिलती है, इसका मैंडेट क्या होता है, क्यों इतना रिक्वायरमेंट है, लिक्विडिटी और 4 ± 2 के बीच में बैलेंस कैसे बनाना पड़ता है। राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स। अभी जैसे 2016 आई थिंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई थी, अभी 5 साल भी कंप्लीट हो गए हैं इस प्रोसेस के, इसका इवैल्यूएशन भी आप कर सकते हो। सो प्रिपेयर दिस नोट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। स्टेइंग वॉचफुल, द रीजन आई एम गिविंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दैट कि एक तो हम रोज कुछ ना कुछ लिखें, आई वॉन्ट यू टू राइट 1 पेज एवरी डे, समथिंग, एनीथिंग। सेकेंड, हम इस तरीके से लिखें कि हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, हमको कुछ अंडरस्टैंडिंग भी हो और आपके बहुत अच्छे नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग डूइंग दिस होमवर्क एवरी डे ना, इमेजिन 30 40 50 डेज में आपका लेवल यहाँ से यहाँ हो जाएगा, यू वुड फील रियली गुड। सो कीप डूइंग ऑल दीज होमवर्क। आंसर्स मैं अभी बहुत जल्दी 1 2 दिन में अपलोड कर दूंगा सारे। दिस इज स्टेइंग वॉचफुल। अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन क्लोज्ड ओपन होगा, बायो बबल, कोविड इज नॉट ओवर येट। ऑस्ट्रेलियन होता है, फिर फ्रेंच होता है, विंबलडन होता है, फिर यूएस होता है। टेनिस सीजन कॉशन एंड ऑप्टिमिज्म भी है। फेडरर और नडाल दोनों 20 स्लैम्स में, जोकोविक के कितने हैं आप बताओ। ही इज ऑल्सो वेरी क्लोज, और जोकोविक ऑस्ट्रेलियन ओपन में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जोकोविक। देन दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर पुश नाउ, फिस्कल कंसोलिडेशन लेटर। सो राइट नाउ अभी हमें इकोनॉमी रिवाइव करना है, फिस्कल कंसोलिडेशन बाद की बात है, पहले अभी इकोनॉमी की जान बचाते हैं। फिस्कल कंसोलिडेशन लेटर। तो यूनियन बजट ने भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया कि हम खर्चे ज़्यादा करेंगे, एफआरबीएम को फॉर नाउ लेट पुट इट असाइड, स्टिमुलस देना है ग्रोथ का। बट कंसर्न्स रिमेन अबाउट फिस्कल डेफिसिट, बिकॉज उधार ज़्यादा ले लेंगे तो आज नहीं तो कल वापस तो करना पड़ेगा फिस्कल डेफिसिट, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। अब जो एक्सपेंडिचर होते हैं ना, अगर उधार लेके आपको खर्चा करना पड़ रहा है, तो आप उधार लेते हो तो किस टाइप के खर्चे करोगे। अगर आप लोन लेते हो तो या तो आप उसको अपनी एजुकेशन में लगाओगे, या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे, या फिर आप कुछ मतलब कुछ कंसोलिडेटेड मीनिंगफुल चीज़ें खरीदते हैं। जब भी हम ऐसा डेफिसिट में लेते हैं, लोन लेते हैं, हम डे टू डे एक्टिविटी के लिए यूजुअली नहीं लेते हैं लोन। वाई? बिकॉज दिस इज नॉट राइट प्रैक्टिस। तो जो चीज़ छोटे लेवल पे राइट नहीं है वो बड़े लेवल पे भी राइट नहीं है। गवर्नमेंट भी अगर लोन ले रही है, फिस्कल डेफिसिट ले रही है, तो उसको समथिंग मीनिंगफुल में खर्च करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करें, रेवेन्यू में नहीं। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे अक्वायर्ड इम्प्रूविंग, कोई परमानेंट एसेट दिया है हमने, दैट इज मीन फॉर सेल, कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है यहाँ पे, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। नॉन रेकरिंग है, जैसे आपने एजुकेशन लिया एक बार, वो एक ही बार लिया, ऐसा तो नहीं कि हर साल का ऐसा कुछ है, नॉन रेकरिंग है। बेनिफिट सेवरल ईयर्स तक फिर वो प्रोड्यूस करता है, वैल्यू एडिशन है। स्मॉल पार्ट इज चार्ज है, आपने एजुकेशन किया, आप पढ़े, फिर आप अच्छा जॉब लगेगा, फिर आप रीपे कर दोगे। दिस इज द आइडिया। अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, और ये आइटम ऑफ बैलेंस शीट होता है। जबकि रेवेन्यू क्या होता है, ये एक रूटीन एक्सपेंडिचर है, नॉर्मल डे टू डे खाना पीना वगैरह जो है वो रेवेन्यू में काउंट कर सकते हैं लेमैन में। सो दिस इज रूटीन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट में जैसे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है, सेल्स, मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में मेंटेन करता है अर्निंग कैपेसिटी और कैपिटल इंक्रीज करता है। ये रेकरिंग होता है, ये नॉन रेकरिंग होता है।
इसमें कंजम्पशन ज़्यादा होता है। कंजम्पशन मतलब एक बार कंज्यूम हो गया देन इट इज़ ओवर, बट इसके कैपिटल के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अर्निंग्स आती है। तो दिस इज कैपिटल एंड रेवेन्यू। इसको एक बार फिर से देखिएगा। और जो आई शेयर्ड वन पीडीएफ इसका बजट का, उसमें आई एडेड दिस फोटो एंड सम मोर। बजट की ग्लॉसरी, बजट के वोकेबुलरी, उसको भी रिवाइज इट। बजट स्पीच भी क्विकली जस्ट रीड इट, और एक जो सेपरेट पीडीएफ था दैट ऑल्सो रिवाइज इट। दिस थ्री थिंग इज मोर देन सफिशिएंट फॉर कवरिंग दिस बजट। ओके, नाउ तो आर्टिकल में आते हैं। आर्टिकल में ये लिखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा फोकस करना है। डेट जो है एट द सेम टाइम वो सस्टेनेबल होना चाहिए। अब देखिए, इस बार हमारा जो इंटरेस्ट पेमेंट है ना, वो 45.3% था रेवेन्यू रिसीट का। मतलब 100 रुपये कमाए तो 45 रुपये तो पुराना इंटरेस्ट देने में ही चले गए, विच इज़ नॉट राइट। मोनेटाइजेशन करने की बात है, प्लान गुड है। जो अभी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाने की बात है वो भी गुड है। 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स भी आप दे सकते हो लोकल बॉडी को, और दिस ग्रांट को डिजास्टर रिलेटेड ग्रांट्स भी, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। 15th फाइनेंस कमीशन, डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स फ्रॉम दिस सेंटर टू स्टेट, ऐसे वर्टिकल एंड देन हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। तो इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं बहुत सारे। बजट एस्टिमेट क्या होता है कि हमने सोचा 100 रुपये खर्च होंगे। रिवाइज्ड एस्टिमेट होता है कि नहीं 100 के बाद एक्चुअल में 110 खर्च हो गए। इस तरीके से कुछ नंबर्स दिए हैं। वी आर नॉट सपोज टू dwell a lot in these numbers. जस्ट नो द ट्रेंड कि किस डायरेक्शन में है और किस डायरेक्शन में ये वर्क कर रहा है, बिकॉज ये नंबर्स चेंज होते रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश नाउ, फिजिकल कंसोलिडेशन लेटर। दिस इज अबाउट यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन और इंडिया का बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कभी भी बहुत ज़्यादा क्लोज कन्वर्जेंस भी नहीं हुआ इन मैटर ऑफ ट्रेड, बट अब बिकॉज यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन का एग्जिट हुआ है और इंडिया भी अभी अपॉर्चुनिटीज एवेन्यूज देख रहा है। आरसीईपी में हमने नहीं पार्ट किया था, कोविड-19 हो गया, तो क्या कन्वर्जेंस हो पाएगा ईयू और इंडिया में? यूजुअली जो डिफरेंस होता है वो होता है मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स का, लेबर का। ह्यूमन राइट एक बहुत बड़ा कन्फ्रंटेशन हो जाता है, एनवायरमेंटल इश्यूज हो जाते हैं। हाई टैरिफ इंडिया लगाता है, उससे ईयू को प्रॉब्लम है। इनकंसिस्टेंस टैक्स रिजीम पे ऑब्जेक्शन उठाता है। नॉन पेमेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स होता है, जैसे अभी केन इंडस्ट्रीज का है या फिर वोडाफोन का है, इन सब का। तो ये ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट आ जाते हैं इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन में। बट द पॉइंट इज यूरोप भी यूनाइटेड नहीं है। अभी जैसे रिवाइवल की बात किया, यूरोप में भी क्या है, जैसे ये यूरोप है ना, तो जो नॉर्थ का यूरोप है ना, ये थोड़ा वेल्दी है। साउथ के ये वाले हैं स्पेशली टूवर्ड्स ईस्ट, ये ईस्टर्न यूरोप थोड़ा इतना रिच नहीं है, तो इनमें भी डिवाइड आ जाता है। यूरोप इज नॉट यूनाइटेड। और दूसरी एक और चीज़ आती है वर्ड में, वो है पॉपुलिस्ट मेजर। पॉपुलिस्ट मेजर क्या होता है? जैसे टीचर बोले स्टूडेंट से कि क्या छुट्टी कर दें, पढ़ाई नहीं करें, 90% स्टूडेंट बोलेंगे यस लेट्स गो आउटसाइड, डू नॉट स्टडी। बट इज दैट अ गुड थिंग? नो। तो गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं आजकल? पॉपुलिस्ट मेजर्स पे ज़्यादा बिलीव कर रही हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स की, जो चीज़ सही नहीं है बट बिकॉज पॉपुलिस्ट है। डेमोक्रेसी का ये एक फ्लॉ भी होता है, पॉपुलिस्ट मेजर कई बार पॉपुलर हो जाते हैं बट इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। जैसे ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट अगर बहुत रैशनली सोचते ना तो ब्रेग्जिट पहले दफे पे होना ही नहीं चाहिए था, बट पीपल वांटेड दैट, सो पॉपुलिस्ट मेजर। सो दिस इज द थिंग, यूरोप इज स्ट्रगलिंग बट देयर आर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इंडिया एंड यूरोप में। Now, the cost of internet shutdown. This is again a good thing, internet shutdown. But before that, this is the question of race in Biden's America. अमेरिका इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग। अमेरिका कैपिटल के ये जो सीन थे, नॉट एट ऑल गुड। इंडिया में जो रिपब्लिक डे के सीन थे, नॉट एट ऑल गुड। द क्वेश्चन ऑफ रेस इन बाइडेंस अमेरिका। अनफेयर क्रिमिनल जस्टिस की बात किया है वहाँ पे। डीबंकिंग वर्सेस प्रायर रिस्ट्रेन। सेंसरशिप कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, चेक मेजर्स क्या होने चाहिए इंटरनेट पे, एंड जर्नलिज्म में भी। द कॉस्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन। इंटरनेट शटडाउन भी होता है बिकॉज इंटरनेट इकोनॉमी को प्रोपेल करता है। इंटरनेट शटडाउन होता है, इकोनॉमी नोज डाइव होती है। गवर्नमेंट को एक तरीका ढूंढना चाहिए कि ये जो डिजिटल कर्ब्स हैं, ये सिविल लिबर्टी और सिक्योरिटी को एक बैलेंस बना के चले। सिविल लिबर्टी ज़रूरी है, कल हमने देखा आर्टिकल दिस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑल। सिविल लिबर्टी इज इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट है इंटरनेट, बट देश की सुरक्षा भी तो इंपॉर्टेंट है। सिविल लिबर्टी देते हैं तो सब लोग लिबर्टी का यूज़ भी करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सोसाइटी में जो उसका मिसयूज़ करते हैं। तो मिसयूज़ को चेक करने के लिए फिर सिक्योरिटी होना चाहिए। तो सिविल लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। नेशनल सिक्योरिटी,
बट स्टेट का ओवर रीच भी नहीं होना चाहिए सिक्योरिटी में, कि सिक्योरिटी के नाम पे हम सर्वेलेंस स्टेट बन जाए, सिक्योरिटी के नाम पे हम पुलिस स्टेट बन जाए। ये चीज़ ना कोई ऐसा नहीं है कि ये ब्लैक है या वाइट है, ये एक बैलेंस होता है, सब्जेक्टिव चीज़ है, बट चेक एंड बैलेंस होना ज़रूरी है यहाँ पे, और ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है, वेल लेड प्रोटोकॉल्स, रूल्स, लॉज होना ज़रूरी है। इंटरनेट बैन्स शुड बी लास्ट रिजॉर्ट and must be enforced following well formulated protocols. मास सर्वेलेंस में भी एथिक्स की बात आ जाती है। अब दिस इज अ फाइन जैब, और केरला में सॉ मोर दिस 2020, देन विल कन्वे वाइजाग एंड रिस्ट्रेनिंग मिनिस्टर। कोकोनट क्लाइंबर है, इन्होंने विन किया केरला गवर्नमेंट का अवार्ड। दिस ससी अवार्ड विल चेंज द माइंडसेट ऑफ यूथ टू सच जॉब हु गॉट दिस ऑनर। ये न्यूज़ है, ग्लेशियर कोलैप्स ब्रिंग बैक मेमोरी ऑफ 2013 फ्लैश फ्लड्स। क्लियरली रिमेंबर, ये जो 2013 का फ्लैश फ्लड आया था ना उत्तराखंड में, ये जून में आया था, आई थिंक जून में, और 26 मई को आई रॉट प्रीलिम्स, 26 मई को प्रीलिम्स लिखा था, प्रीलिम्स अच्छा हुआ, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, और दिन भर फिर ये सारी न्यूज़ वहाँ पे आती थी। दिस इतना काफ़ी कैजुअलिटी हुआ था, दिस वॉज अ वेरी बिग बिग डिजास्टर था ये 2013 का फ्लैश फ्लड। धौलीगंगा रिवर टर्न्स इनटू अ दिस टोरेंट। देन एक्सपर्ट पॉइंट्स टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। क्लाइमेट चेंज एक रीजन है, नेचर्स फ्यूरी। सी, ग्लेशियर ब्रोक ऑफ, अभी कुछ दिन पहले ही हम चार धाम ये सब भी देख रहे थे। द होल आइडिया इज, इसमें हम ये भी नहीं कर सकते कि डेवलपमेंट बंद कर दें, ये भी नहीं कर सकते कि हम अनब्रिडल्ड अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट कर रहे हैं। एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, नियो डिटर्मिनिज्म को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एंड देन उत्तराकाशी का अर्थक्वेक है, ये एक मालपा में लैंडस्लाइड आया, ये चमोली का अर्थक्वेक है, और ये 2013 का नॉर्थ इंडिया का फ्लड है। ये एक्सपर्ट्स पॉइंट, क्लाइमेट चेंज के कारण ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट एंटायरली वॉश्ड आउट। सी, नेचर इज सो ह्यूज और वी ह्यूमंस आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस नेचर। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। डिसइन्वेस्टमेंट विल बी स्क्वीकी क्लीन। सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, दिस इज नॉट समथिंग न्यू, पहले भी गवर्नमेंट जैसे डिसइन्वेस्टमेंट करती आई है। सरकार मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस पे फोकस करती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि ये बड़ी क्लीन डील होगा, सरकार को भी रेवेन्यू जनरेट होगा और ओवरऑल एफिशिएंसी आएगा यहाँ पे। निर्मला सीतारमन मैम ने भी डिफेंड किया है कि सेलिंग फैमिली सिल्वर इज अ लेजी एलिगेशन, ऐसा नहीं है, इतना सिंप्लीफाई नहीं करिए। ऑल प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैव आल्सो डन डिसइन्वेस्टमेंट, दैट्स अनदर थिंग, बट डिसइन्वेस्टमेंट के भी कुछ प्रोज होते हैं। गवर्नमेंट पीछे हटती है तो एफिशिएंसी बढ़ती है, और पीएसयूज वगैरह में प्राइवेटाइजेशन का भी एक ही कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में। लेट अस सी, गवर्नमेंट में हाइक नरेगा स्पेंड इफ नीड अराइज, बट अगेन ये इसका डिसएडवांटेज, प्रो के साथ कॉन्स भी हैं। ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन होता है, जॉब लॉसेस होते हैं, सोशल डिसकंटेंट आता है, और प्राइवेटाइजेशन इज नॉट अ सिल्वर बुलेट। प्राइवेटाइजेशन से ज़रूरी नहीं सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जब तक हम बेसिक फंडामेंटल्स चेंज ठीक करेक्ट नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स आर नॉट गोइंग टू सॉल्व। कल्चरल आइकन, गवर्नमेंट में हाइक नरेगा स्पेंड। अफगानिस्तान को भी कोविशील्ड मिल गया। हमारे जनरल वीके सिंह साहब रिटायर्ड ने कहा कि इंडिया ज़्यादा ट्रांसग्रेस करता है एलएसी। नाउ दिस इज ऑल्सो वन थिंग, अक्सर हम बात करते हैं वुमन एम्पावरमेंट का, बट मेन एम्पावरमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इट इज़ नॉट लाइक जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, बायस मतलब इस साइड भी टिल्टेड नहीं और इस साइड भी टिल्टेड नहीं, न्यूट्रल होना ज़रूरी है। मेन एक्सेस मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन मोर, दिस इज नॉट समथिंग कि दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो ये किरण सर्विस है, सेटअप बाय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, रीचिंग आउट एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन का ये डेटा है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। हम क्या करते हैं, स्टीरियोटाइप करते हैं, जैसे विमेन को स्टीरियोटाइप कर देते हैं, वैसे ही मेन को भी स्टीरियोटाइप कर देते हैं कि मेन है मतलब ये क्वालिटीज होगा, ऐसा होगा। द पॉइंट इज वी नीड टू बी लाइक न्यूट्रल, एंड ये जो चीज़ें हैं ये जेंडर बेस्ड नहीं होती हैं, दीज आर लाइक दिस कुड हैपन टू एनीबडी, सो दिस इज द थिंग, एंड द पॉइंट इज रीच आउट इज इंपॉर्टेंट, दिस इज फॉर दैट। एंड दिस इज यूक्रेन डिफेंस परचेजेस फ्रॉम इंडिया, गुड, इंडिया से खरीदने की बात कर रहा है, डिफेंस परचेजेस फ्रॉम इंडिया। दिस इज लव अंडर लॉकडाउन, वर्ड्स ऑफ विजडम, स्किन हंगर, स्टॉर्म ब्रेकर, गोइंग विद द फ्लो, जंबो स्ट्रगल फॉर फार्मर्स इन श्रीलंका, ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, अरब वर्ल्ड फर्स्ट प्रोब आएगा नियर मार्स, पोप
एंड दिस इज इंडियंस एंड दिस इज द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस की बात करते हैं। सी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट और एवलांच, साइंटिस्ट अभी और डिटेल में इसको बताएंगे। लेट्स नॉट जंप इजीली, जंप नहीं करना है अभी। अभी इसमें और सारी न्यूज़ आएगा एंड डेवलपमेंट होगा। डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड सेक्शन भी आने वाला है कुछ ही दिनों में। विल हैव अ रीलुक। Then this is network Uttarakhand. Tranquil morning turns tragic for village near Heidel project. And this is undersea rail mooted है शिवाजी मेमोरियल ड्यूरिंग रेंज में। कॉन्सेप्ट प्लान ऑफ द मेमोरियल है। द न्यू वॉशिंगटन बाइडन की पॉलिसी क्या है? कल ही हमने से देखा। कंटिन्यूटी रहेगी या फिर क्या चेंजेस होंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में? 18 महीने बाद इंटरनेट ऑन हुआ, मेकिंग फास्ट इंटरनेट ऑन हुआ 4G। 3 पैराडाइम शिफ्ट, एग्जीक्यूशन, फिजिकल मॉनेटरी कोऑर्डिनेशन। इसमें भी बात है बजट को कैसे वर्कआउट करें। पेशेंट विजिल है। द एजेंडा ऑन बाइडन्स इंडिया डेस्क, रीडिंग द बेड डेट नंबर। डेट भी बहुत ज़्यादा डेफिसिट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज चेक करना डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे 45% हमारा सारा इंटरेस्ट ही, रेवेन्यू जो कमा रहे हैं वो इंटरेस्ट पेमेंट में ही जा रहा है सारा। Then this is explained. Lingayat subsect quota demand, context implication. COVID-19 case for caution है। Artificial intelligence, mutation कोरोना वायरस, मार्टर टाउन प्रोटेस्ट हो रहा है म्यांमार में, बहुत डिस्टर्बेंस है। यूके वैक्सीन गैम्बल्स पेड ऑफ एंड ईरान न्यूक्लियर डील। गूगल फाइनेंस मिनिस्टर ने डिफेंड किया डिसइन्वेस्टमेंट इन PSUs। गैस बेस्ड इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है। व्हीकल स्क्रैपिंग अच्छी बात होगी। मोनोपोली के लिए चाइना भी बहुत अब स्ट्रिक्ट हो गया है उनके टेक जाइंट्स में, जैसे अलीबाबा एंड ग्रुप का इनका IPO स्टॉप कर दिया था, जैकमा। तो आज का इंपॉर्टेंट है भारत शासन अधिनियम 1935। सी, ये अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो ब्रॉडली 1935 बेस्ड ही है। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। अब इसके ये 10 पॉइंट है जो हमें याद होने चाहिए। पहला, इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया। राज्य और रियासतों को 1/3 की तरह ही माना गया। इसमें लिस्ट थी कि ये सेंट्रल लिस्ट है, इसके इतने सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट के इतने सब्जेक्ट हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के इतने सब्जेक्ट हैं, समवर्ती सूची के। और जो रेसिड्यूरी पावर है वो वाइसरॉय को दिया गया था। पर ये जो संघीय व्यवस्था थी ये अस्तित्व में नहीं आई बिकॉज बहुत सारे रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। तो दिस नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस, बट ये चीजें आ गई थी, प्रपोज थी इस बिल में। सेकंड, 1919 में हमने पढ़ा था डायरकी। डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ था स्टेट लेवल पे, रीजन प्रोविंस लेवल पे। इसको बंद कर देंगे बिकॉज साइमन कमीशन ने भी बोला इट्स नॉट वर्किंग वेल। तो डायरकी जो स्टेट में थी वो ओवर हो जाएगी। यहाँ पे पृथक शासन का अधिकार भी कुछ राज्यों को अपने दायरे में रहकर मिलेगा। ये जो द्वैध शासन व्यवस्था थी ये समाप्त हो जाएगी। प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ होगा। दैट इज वाई 1935 को बोलते हैं पीक आ गया है डिसेंट्रलाइजेशन का। गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों को सलाह पर काम करना आवश्यक था। 1937 में शुरू की गई, 1939 में इसे भी समाप्त कर दिया गया। तो दिस इज सेकेंड वन। थर्ड, अब ये जो डायरकी है ये सेंटर में लाएंगे। द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ होगा। संघीय विषयों को स्थानांतरित, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ेगा, डिवाइड होगा। पर यह प्रावधान भी कभी लागू नहीं हो सका। तो पहला क्या था, दिस कॉन्करेंट वगैरह लिस्ट और एक संघीय ढांचा। दूसरा, डायरकी स्टेट में खत्म करना, डायरकी सेंटर में लाना, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अब चौथा पॉइंट है कि बाय कैमरल। बाय कैमरल मतलब जैसे लोकसभा राज्यसभा, ऐसे राज्यों में भी विधानसभा विधान परिषद। तो 11 राज्यों में 6 में से द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई बाय कैमरल। बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधानसभा और परिषद दोनों बने। आप बताओ आज की डेट में कहाँ कहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है आज टुडेज डेट पे। फिफ्थ, दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया। तो ये जो 1909 में इन्होंने डिवीजन के जो सीड्स बोए थे, 1919 में एक्सपैंड किया, 1935 में और एक्सपैंड कर दिया। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त किया गया। इंग्लैंड में भारत सचिव की सलाहकारों की टीम मिल गई। सेवेंथ, लगभग 10% को वोटिंग राइट मिल गए। एट्थ, RBI। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। RBI की बात किया मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने के लिए। नाइन्थ,
यूपीएससी संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुआ, प्रांतीय लोक सेवा आयोग भी, और एक या दो राज्य मिलकर भी संयुक्त सेवा आयोग बना सकते हैं। 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुई। तो ये 10 पॉइंट है 1935 भारत शासन अधिनियम के। कल के सीसेट के सवाल हैं। पहला ट्रेन अगर 180 किलोमीटर 5 घंटे में चल रही है तो स्पीड कितनी हुई? 36 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन 180 किलोमीटर 1 घंटे कम में है, 4 घंटे में, तो स्पीड कितनी हुई? 45 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड में अगर दोनों चीजें एक डायरेक्शन में हैं तो दोनों का डिफरेंस उन दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड होता है। अगर दोनों आमने सामने आ रही होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों को ऐड कर देते हैं, एक डायरेक्शन में जा रही है तो सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हुई? 45 माइनस 36 दैट इज 9 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में 9 किलोमीटर चलेगी। जब ऐसा सवाल आता है ना, जैसे 3 दोस्त हैं, रुद्र, शिवा और अन्वेष, ये ऐसे रन कर रहे हैं, दोनों का 24, 36, 30 ऐसा सेकेंड टाइम है। इनका एलसीएम निकाल लो आप, एलसीएम निकाल लो। इस एलसीएम का जो मल्टीपल होगा ना, उस मल्टीपल पे ये तीनों कन्वर्ज होंगे। तो 24, 36, 30 का एलसीएम 360 सेकेंड, मतलब 6 मिनट बाद वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ये सवाल था अखिल का कि 50 किलोमीटर ट्रैवल करना है। पहले 3/4 पे स्पीड वो कम कर देगा अपनी, अगर वो बाद में राजू जहाँ पे मिलेगा वो बताएगा कि कितना स्लो करना है किस डिस्टेंस के बाद। तो अब यहाँ पे 3/4 हो रहा है ना, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें पता है। जब ऐसे कुछ 3/4 या 5/6 इस टाइप से दिया है, आसानी के लिए आप क्या करो कि इनिशियल स्पीड को से 4p कर दो, ताकि इसका 3/4 करना ईजी हो जाएगा, तो फ्रैक्शन में डील नहीं करना पड़ेगा आपको। तो लेट इनिशियल स्पीड अगर अखिल की 4p है तो बाद में स्पीड कितनी होगी? 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 3p हो जाएगा। कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। तो इनिशियल स्पीड 4p है, जब राजू ने बोला स्पीड कम करो तो 3p हो जाएगी। ओके, एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जितना स्पीड में चेंज होगा उसके अकॉर्डिंगली टाइम पे भी चेंज होगा, है ना। जितना स्पीड चेंज होगा उतना ही टाइम भी टेकन भी कम होगा, ज़्यादा होगा अकॉर्डिंगली। 24 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस अगर बिफोर और लेटर में आएगा तो स्पीड 3p या 4p रहेगी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो चेंज इन टाइम है उसको इक्वेट कर देते हैं। जैसे कि पहले वो क्या हो रहा था, रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन 25 मिनट लेट और 35 मिनट लेट, तो या तो 35 मिनट लेट होगा या फिर 25 मिनट लेट होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 10 मिनट। तो इन दोनों केसेस में कि राजू उसको कब मिल रहा है, दोनों केसेस में, दोनों सिनेरियो में जो डिफरेंस आएगा टाइम का वो आ रहा है 10 मिनट, और ये डिफरेंस 10 मिनट का आ रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड। तो टाइम कितना हो जाएगा? 10/60, और चेंज इन स्पीड क्या होगा? जैसे जो सेकंड केस है उसमें 24/3p टाइम t1 और 24 और ये 24/4p t1। t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 10 मिनट, 10 मिनट का डिफरेंस है, तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 10 मिनट। तो इसको इक्वेट करेंगे तो p इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, मतलब इनिशियल स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब आज के सवाल है। आज थोड़ा वर्क भी देखते हैं अपन, वर्क एंड दिस स्पीड। ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी, ए दुगना तेज है बी से। बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डे इंडिपेंडेंटली, द नंबर ऑफ डेज इन विच ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश द वर्क। बड़ा आसान सवाल है, डू दिस। सेकेंड, ए इज थ्राइस एफिशिएंट एज बी, अब की बार 3 गुना है, एंड सी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट बी। What is the ratio of number of days taken by A, B, C when they work individually? Again, easy question. Third, P can complete a work in 12 दिन, वर्किंग 8 घंटे एक दिन में। Q can complete the work in 8 दिन, वर्किंग 10 घंटे एक दिन में। अगर P एंड Q दोनों एक साथ काम करेंगे और 8 घंटे रोज काम करेंगे तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा? सो ये 3 सवाल है आज के लिए जो कल हम देखेंगे सॉल्यूशन। So this is CSET, this is 1935 Act, this is Helpline More, Internet Shutdown, European Union, Capital Revenue, Grand Slams, Staying Watchful, Macroeconomy and Safety First. और ये बात है Social Emotional Learning. Work on this. This is about this avalanche and glacial burst. So this is 8th of February 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.